नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट। हम लोग 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसमें सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट जो हैं उसको कवर करने का प्रयास करूंगा। मैं आशा दिलाता हूं अगर आप लोगों ने 50 प्रैक्टिस सेट सही से कर लिए तो आप लोग एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा नंबर लाओगे। दोस्तों, ऐसे तो मैं सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज वीडियो ला ही रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे द्वारा ट्रिक्स से बनाया गया क्वेश्चन को एम्प्लॉय कर पाते हो कि नहीं, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को दिखेगा। दोस्तों, अगर आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कर लेते हो तो आप लोगों को जीएस का टेंशन से मुक्त हो जाओगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि जीएस किस तरह का पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, ये बस जीडी और एमटीएस के लिए नहीं है, बाकी सभी एग्ज़ाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल और सीपीओ, दिल्ली पुलिस, बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बस जीडी और एमटीएस का ऊपर में बस नाम लिख दे रहा हूँ, बाकी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप लोग ठीक से इन वीडियो को पूरे अच्छे से 50 प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे तो आप लोगों का नंबर खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जंगलनामा बुक किसकी है? अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कहीं देखा है या पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। दोस्तों, ऐसे तो इसका सही आंसर होगा अमिताभ घोष। मैंने घोष को क्या याद करने के लिए बोला है? घोस्ट। देखिए, जब भी जंगल का नाम आएगा तो लोग बोलेंगे ना, क्या बोलते हैं? जंगल में घोस्ट रहता है। जंगल में क्या रहता है? तो घोस्ट रहता है। तो जंगलनामा बुक किसकी है? तो अमिताभ घोष की है। अरुंधति रॉय जी की बुक कौन सा है? तो अरुंधति रॉय जी का बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो कि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, अमिताभ घोष जी को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अमिताभ घोष जी को 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। इनका प्रमुख रचना, इनके कुछ अन्य रचनाएं हैं द शेडो लाइन्स, द ग्लास प्लेसेस, द हंग्री टाइड, द कलकत्ता क्रोमोसोम और इबिस ट्रायलॉजी ऑफ पपीज, रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंबाजी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो देखिए, कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात। देखिए, मैंने क्या बोला है? गुजरात को रात याद करने। तो देखिए, अब्बा जी काम करके घर कब आते हैं? रात में आते हैं। अब्बा जी काम करके घर कब आते हैं? तो रात में आते हैं। कब आते हैं? रात में। तो अब्बा जी जनजाति किस राज्य में होगा? तो गुजरात में होगा। अब्बा जी जनजाति किस राज्य में होगा? तो गुजरात राज्य में होगा। ठीक है, देखिए, और अब्बा जी नाम से गुजरात में एक फेमस टेम्पल भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पूछे अब्बा जी टेम्पल किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर। आप लोगों ने सुना होगा 16 जून होता है, 16 जून। आप लोगों ने 16 जून, तो ओजोन में भी जोन छुपा है, तो कितना जून? तो 16 जून। तो 16 से 16 सितंबर। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, 5 सितंबर को नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल टीचर डे मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कितना? 8 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और 27 सितंबर को इंटरनेशनल पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है? मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को कराया है। द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है? अगर आप रॉन्ग वे जाइएगा तो क्या होगा? कोई आपको श्राप दे देगा। श्राप दे देगा। अगर आप लोग रॉन्ग वे से गाड़ी चला लीजिएगा, किसी को ठोक दीजिएगा, तो वो क्या करेगा? आपको श्राप दे देगा। क्या दे देगा? श्राप दे देगा। द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ। द रॉन्ग वे होम के लेखक कौन है? सोनाली खुल्लर श्रॉफ। ठीक है, वासुदेव देवनानी का पुस्तक कौन सा? मैंने बताया था सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। वासुदेव देवनानी का पुस्तक कौन सा है? सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, हरिंदर बेवेजा का बुक कौन है? बेवजह क्या कर देगा? शूट कर देगा। तो मैडम दे विल शूट यू के लेखक कौन है? हरिंदर बेवेजा जी हैं। मैडम दे विल शूट यू के लेखक कौन है? हरिंदर बेवेजा जी हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर कौन था? पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर कौन था? एलिफेंट था? नहीं था। गुड़िया था? नहीं था। बाघ था? नहीं था। तेजस और तारा था। पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर कौन था? तेजस और तारा था और नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहला पूछे आपसे, पहला खो खो वर्ल्ड कप आयोजित कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और ये क्वेश्चन आप लोगों के किसी न किसी शिफ्ट में जरूर उड़ेगा, क्योंकि ये पहले इनॉग्रल खो खो वर्ल्ड कप भारत में हुआ है, जिसका
नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। तो पूछेगा पहले खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ, नई दिल्ली में, और शुभंकर कौन था, तो तेजस और तारा था, तेजस और तारा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडर 19 एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर होगा दुबई, इसका सही आंसर होगा दुबई। अंडर 19 एशिया कप का 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दुबई में हुआ, दुबई में हुआ, तो दुबई में हुआ। ठीक है, और इसको किसने जीता, तो पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से हरा के जीता। पाकिस्तान ने किसको हराया, भारत को हराया 191 रनों से। और वर्ल्ड कप किस अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो भारत ने जीता, भारत ने जीता। और भारत के अंडर 19 एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों में कप्तान कौन थे, तो आयुष मात्रे थे, आयुष मात्रे थे। और आयुष मात्रे किस राज्य से आते हैं, तो महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान ने जो एशिया कप अंडर 19 एशिया कप जीता तो उसके कप्तान थे सलमान मिनहाज, सलमान मिनहाज, सलमान मिनहाज, सलमान मिनहाज। ठीक है, सलमान मिनहाज नहीं, समीर मिनहाज, सॉरी, समीर मिनहाज, समीर मिनहाज क्या थे, समीर मिनहाज थे। और इस बार वर्ल्ड कप किसने जीता, तो भारत ने जीता। 2026 का वर्ल्ड कप किसने जीता, तो भारत ने जीता। किसको हराया, तो न्यूजीलैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। और कहाँ आयोजित हुआ था, भारत में आयोजित हुआ था। और पूछे फाइनल मैच कहाँ आयोजित हुआ था, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। फाइनल मैच मतलब भारत विश्व कप 2020 विश्व कप जो 2026 हुआ, कहाँ आयोजित हुआ था फाइनल, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित हुआ था। और किसने जीता, तो भारत ने जीता न्यूजीलैंड को हरा के। तो और विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे, तो सूर्य कुमार यादव थे, सूर्य कुमार यादव थे, सूर्य कुमार यादव थे। और विश्व कप में के फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन बने, तो जसप्रीत बुमराह बने थे, जसप्रीत बुमराह बने थे, जसप्रीत बुमराह बने थे। और मैन ऑफ द सीरीज कौन बने थे, मैन ऑफ द सीरीज संजू सैमसन जी बने थे, संजू सैमसन जी बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे युवा रेफरी कौन बना है, भारत का सबसे युवा रेफरी कौन बना है, तो काबिलियन साई अशोक बना है, काबिलियन साई अशोक। देखिए युवा रेफरी बनने के लिए काबिलियत होना चाहिए, काबिलियन में देखिए काबिलियत था इसीलिए युवा रेफरी बन गया, काबिलियत था इसीलिए युवा रेफरी बन गया। भारत का सबसे युवा रेफरी कौन है, कौन बना है, तो काबिलियन साई अशोक जी बने, काबिलियन साई अशोक जी बने, काबिलियन साई अशोक जी बने, काबिलियन साई अशोक जी बने। कौन बने, तो काबिलियन साई अशोक। तो भारत का सबसे युवा रेफरी कौन बना है, काबिलियन साई अशोक जी बने भारत। और इसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो काबिलियन साई अशोक जी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कौन रहा, तो चौथा रहा था। ग्लोबल फायर इंडेक्स में 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो चौथा रहा था, चौथा रहा था। और कुछ रिपोर्ट है जिसमें भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118 रहा था, वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान 118 रहा था। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में चौथा रहा था, 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में भारत का स्थान चौथा रहा था। ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 2025 के अकॉर्डिंग है ये 96 रहा था, 96 रहा था। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85 रहा था, 85 रहा था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118, 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट में 4 और ग्लोबल भ्रष्टाचार धारणा में 96वां और हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में 85वां रहा था, 85वां रहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 हेतु कितने खिलाड़ी को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। तो 4 लोगों को दिया गया, 4 लोगों को दिया गया। 4 लोग खिलाड़ी कौन कौन है, मनु भाकर जिसका संबंध शूटिंग से है, हरमनप्रीत सिंह जिसका संबंध हॉकी से है, प्रवीण कुमार जिसका संबंध पैरा एथलेटिक्स से, डी गुकेश जिसका संबंध शतरंज से है। और ये सबसे युवा जो जीते हैं क्या, वर्ल्ड चेस शतरंज में युवा जीतने वाले भारतीय हैं। और इसने किसको हराया था, तो डिंग लेरेन को हराया था, डिंग लेरेन को हराया था, डिंग लीरेन को हराया था, डिंग लीरेन को हराया था, डिंग लीरेन को हराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना किस टाइगर रिजर्व में किया गया है। दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किस टाइगर रिजर्व में किया गया है। तो देखिए ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ किया गया, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया। देखिए ब्लैक से क्या ले लिया, सिम ले लिया, सिम समझते हैं ना, जो अपने फ़ोन में चलता है। तो गुंडा लोग क्या करता है, सिम कैसे लेता है, ब्लैक से ले लेता है और दूसरे लोग को फंसा देता है। ब्लैक से क्या ले लिया, सिम ले लिया। तो दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी स्थापना किस राज्य में रिजर्व में किया गया है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ओडिशा में कहाँ है, ओडिशा में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तराखंड में। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो दुनिया का पहला ब्लैक टाइगर सफारी का स्थापना किस टाइगर रिजर्व में किया गया, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में किया गया। भारत का पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन है, तो
समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप है। भारत का पहला स्वदेशी विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन सा है? तो समुद्र प्रताप है, समुद्र प्रताप है, ठीक है। और ये भारत द्वारा निर्मित है, पहला भारत द्वारा निर्मित पहला क्या बोलते हैं, प्रदूषण पोत है, प्रदूषण पोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिनेश महेश्वरी। देखिए विधि ही महाईश्वर होता है। विधि मतलब कानून, विधि मतलब क्या होता है? कानून ही महाईश्वर होता है। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया है कि विधि ही क्या होता है? महाईश्वर होता है, विधि ही महाईश्वर होता है। तो 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? तो दिनेश महेश्वरी जी को नियुक्त किया गया, दिनेश महेश्वरी जी को नियुक्त किया गया। और 22 आप लोगों से पूछे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऋतुराज अवस्थी थे, जिसको अब लोकपाल का सदस्य बनाया गया, पूछा जा सकता है कि वो कौन सा विधि आयोग के अध्यक्ष रहे हैं जिसको अब लोकपाल का सदस्य बनाया गया? तो ऋतुराज अवस्थी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग बताइए, लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। देखिए लक से कुंडी खुलता है, नाटक करता है कि लक से कुंडी खुलता है, नाटक करता है कि लक से कुंडी। अगर मतलब कोई लाइफ का कुंडी, मतलब कुंडी समझते हैं, ताला चाबी, ताला कुंडी, मतलब कोई बोला ना मेरे जीवन का लक से कुंडी खुल गया, ये नाटक है। नाटक लक से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। लक से नाटक कर रहा है कि लक से होता है? लक से कुछ नहीं होता है, नाटक नहीं करो, लक से कुछ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है। लक से कुछ नहीं होता है, नाटक मत करो। तो लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में है। और इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे किसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो लक्कुंडी स्मारक को रखा गया है। और लक्कुंडी स्मारक किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती को हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो एक योग गुरु थे। कौन थे? योग गुरु थे। तो पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? योग गुरु थे। स्वामी शिवानंद 128 वर्ष की आयु तक जीवित रहे थे। ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वामी शिवानंद सरस्वती जो 128 वर्षों तक जीवित रहे, वो उसका संबंध किससे थे? तो योग गुरु थे। वो क्या थे? योग गुरु थे। और इनका जन्म 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश के सिलेट जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश के सिलेट जिले में हुआ था। पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 अगस्त 1986 को बांग्लादेश के सिलेट जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर रोक लगा दिया है? तो इसका सही नदी है चिनाब नदी। हाल ही में भारत ने चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है। क्वेश्चन ये है, मतलब इसका मतलब है कि बगलिहार डैम किस नदी पे बना हुआ है? तो चिनाब नदी पे बना हुआ है। देखिए चिनाब को चुनाव पढ़ सकते हैं। चुनाव में क्या होता है? या तो जीत होता है या तो हार होता है। तो हार कहाँ होता है? चुनाव में होता है। हार कहाँ होता है? बगलिहार। हार कहाँ होता है? चुनाव में होता है। तो हाल ही में भारत ने किस नदी पे बने बगलिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी पर रोक लगा दिया है? तो चिनाब नदी याद रह जाएगा, चिनाब नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किस संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया? मतलब किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? संजय जायसवाल जी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 कार्यकाल के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को नियुक्त किया है। देखिए समिति का अध्यक्ष यानी कि इसके समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, उसका कार्यकाल 1 साल का होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 1 साल का होता है, 1 ईयर का होता है। और यह 30 सदस्यों वाली संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। पूछे कि लोकसभा मतलब संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। और उसके उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 1 साल का होता है। उसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 1 साल का होता है। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो संजय जायसवाल जी को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व समानता क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। देखिए क्षार धातुएं बहुत ही नरम और हल्की चांदी के समान श्वेत होती है। क्षार धातुएं कैसी होती है? नरम हल्की तथा चांदी के समान श्वेत होती है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में सभी, यानी कि इंद्रधनुष बनने के लिए उपयुक्त में सभी चीज़ों की जरूरत होती है। तो कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है? तो उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नालिका में होती है। कहाँ होती है? डिम्बवाहिनी नालिका में होती है। कहाँ होती है? डिम्बवाहिनी नालिका में होती है, जिसको फिलिपियन ट्यूब कहते हैं, फिलिपियन ट्यूब कहते हैं। और डिम्बवाहिनी नालिका को गर्भाशय नली भी कहा जाता है। क्वेश्चन बना था इस बार ग्रुप डी में, क्वेश्चन बना था कि क्या बोलते हैं डिम्बवाहिनी नालिका को, क्या कह सकते हैं? तो गर्भाशय नली कह सकते हैं। और ये क्वेश्चन तो बना ही था कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नालिका में होती है। ये क्वेश्चन ना आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है, सभी एग्जामों में यह क्वेश्चन आ ही जाता है कि मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्बवाहिनी नालिका में होती है, डिम्बवाहिनी नालिका में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो डार्विन ने किया। किसने किया? डार्विन ने किया। किसने किया? डार्विन ने किया। देखिए, इनकी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में लिखा गया। मतलब पूछे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो डार्विन है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो डार्विन है। और प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो डार्विन ने किया। और उनका पुस्तक जो है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कब लिखा गया? तो 1859 में लिखा गया, 1859 में लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। किसमें है? आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। आप लोग तो ये क्वेश्चन जानते ही होंगे, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नियोगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? नियोगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल का योग नहीं बन रहा था, अरुणाचल का योग नहीं बन रहा था, नियोगा योग नहीं बन रहा था, इसीलिए एक दूसरे से अलग हो गए। अरुणाचल एक दूसरे से अलग क्यों हो गए? योग नहीं बन रहा था। तो नियोगा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तोरगया वन्यजीव अभयारण्य या तोरगया नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का है। बुइया नृत्य कहाँ का है? तो बुइया नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का। बुइया नृत्य कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का है। और आपसे पूछे खंबा जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल में पाया जाता है। खम्पति जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ताई खम्पति कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन रहे थे? भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन रहे थे? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू रहे थे, जवाहरलाल नेहरू रहे थे। बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री थे। और भीमराव अम्बेडकर पहले कानून मंत्री थे, कानून मंत्री थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पीएम के साथ साथ पहले विदेश मंत्री भी थे भारत के। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, और साथ में प्रधानमंत्री भी थे। याद रह जाएगा, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध था? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध था? किसके लिए प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध था, ओबीसी रिजर्वेशन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण बरकरार रखा और अन्य चीज में 50% सीमा तय की। और इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम संघ प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए संबंधित था, और ये 1992 का था। कब का था? 1992 का था। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ का प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए संबंधित था। ठीक है, और ओबीसी रिजर्वेशन के लिए बीपी मंडल का समिति भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा प्रमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? न्यायालय के द्वारा प्रमादेश रीट किसके द्वारा जारी किया, मतलब किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा प्रमादेश की रीट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक पदाधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है। और अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता था। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है। पूछे किस आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 के और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है कि लैंगरहेंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती है? आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि लैंगरहेंस दीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं किस हार्मोन का स्त्राव करती है, तो आप लोगों को आंसर देना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक करें और प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।